Welcome to Bharat Group of Schools and Junior Colleges, and this is your geography lecture. And I am your measurement miss. We are studying chapter 1, and this is its part 2 3. In part 2, we have studied geographical explanation of earth movements, evidence of earth movements, vertical movements, horizontal movements, and tensional forces, compressional forces. Then we studied about folding and faulting. What is the types of folds, types of faults. Now today we are going to study about sudden movements, or which are earthquake, and related to earthquake we are going to study shadow zone and causes of earthquake. तो हम लोगों ने पढ़ा था सडन मोमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना था. बिसाइड द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मोमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स रिस्पेक्टिवली, there are other movements in the earth's crust. Due to some internal forces at times, movements occur suddenly. Earthquake and volcanic eruption are the types of these movements which are episodic in nature. तो यह आपको बताया है कि जिस तरीके से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन का, उसी तरह से अर्थ मूवमेंट में, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे और मोमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ होता है. कभी कभी जो होता है, जो ये जैसे मैंने बताया था, स्लो मोशन और सडन मोमेंट्स. स्लो मोमेंट्स में तो हम लोगों ने फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सडन मोमेंट्स के बारे में. तो सडन मोमेंट्स में इंक्लूड होता है सबसे पहले अर्थक्वेक्स, इसके बाद आता है वोल्केनिक इरप्शन. तो यहाँ पर आपको एक फिगर 1.9 दिया हुआ है, आप इसे फिल कर लीजिए. सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ लिखना है अर्थ सरफेस. यहाँ पर आपको लिखना है अर्थ सरफेस. उसके बाद आपको लिखना होगा ये जो है ये अर्थ का सरफेस है. और फिर आप देखेंगे ये जो है आपका नीचे ये जो पॉइंट बता रहा है ना, ये पॉइंट, ये आपका फोकस है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप फ़िलहाल लिख लीजिए. ये जो आपको बताया हुआ है ये वाला एरो, ये है आपका एपिसेंटर. ये सब क्या चीज़ें हैं ये आपको मैं अभी आपके फर्दर जब आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. तो तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. यहाँ पर आपको लिखना था अर्थ सरफेस, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर एपिसेंटर. मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि आपको दूसरा भी लिखाने हो. तो आपको अब यहाँ पर लिखना है प्राइमरी वेव्स. ये है प्राइमरी वेव्स और ये है सेकेंडरी वेव्स. आपको स्पेलिंग आती होगी. और यहाँ पर आप लिखेंगे सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स. ओके बच्चे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा. ये मैं आपको फिर एक बार बता दूँ. यहाँ पर आप लिखोगे अर्थ सरफेस, फोकस, एपिसेंटर, ये आपका एपिसेंटर है, और यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर प्राइमरी वेव्स, और ये आपकी है सरफेस वेव्स. तो समझ आया बच्चों आप लोगों को. अब मैं इसके आगे आपको समझाती हूँ कि हमको क्या करना है. मैं तब तक के ज़रा जो है इसको वीडियो को पॉज कर देती हूँ. ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है अर्थक्वेक रिफर्स टू शेकिंग ऑफ द ग्राउंड मोमेंट्स occurring in the crust of the earth produce a lot of stress in the rock strata. तो अब आपको पता है कि ये अर्थ सरफेस है. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. समझ लीजिए कि ये आपका जो है ये अर्थ सरफेस है यहाँ पर. और अर्थ सरफेस है और ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर
जैसे हम लोग जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और इनके बीच में जो है मोल्टन लिक्विड जो है, मोल्टन लावा या मोल्टेड लिक्विड जो है वो बहते रहता है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस क्रिएट होता है और इस स्ट्रेस की वजह से ये दोनों के बीच में जैसे टेंशन क्रिएट होती है। फिर ये दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में खींचे चला जाता है और फिर अचानक ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से सडन में दूर हो जाती है। और जब ये ऐसा होता है तब जो है अर्थ जो है वो हिलने लगती है, उसका सरफेस जो है ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। इसके एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे हम अगर टग ऑफ वॉर खेलते हैं और टग ऑफ वॉर में खेलते वक्त अगर एक तरफ से फोर्स अप्लाई होती है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है और एक अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन दूसरा अगर फोर्स छोड़ दे तो क्या होता है कि एक साथ सारे के सारे गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। या फिर हम कुकर में जब सीटी लगाते हैं, पानी बॉईल होता है, अंदर जैसे ये मोल्टन लावा है, इसकी वजह से क्या होता है, हीट बनती है। हीट जो होती है ऊपर की तरफ उठती है और जैसे हम लोग देखते हैं कि कुकर के अंदर जब हीट बनती है तो वो एक सेंटर से जो है बाहर निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का हिस्सा उड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो अर्थ मोमेंट में होता है, जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है रॉक स्ट्रैटा में तो वो क्या हो जाता है, हिल जाता है अपनी जगह से और इतनी तेज़ी से उसकी जो इंटेंसिटी होती है इतनी ज़्यादा होती है कि अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें होती है वो भी क्या हो जाती है, हिल जाती है। व्हेन दिस स्ट्रेस एक्यूमुलेट बियॉन्ड अ लिमिट, जब ये स्ट्रेस जो है मैंने जैसे बताया ये लिमिट के बाहर हो जाता है तो अब ये क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाता है। रिलीज ऑफ स्ट्रेस कॉजेस रिलीज ऑफ एनर्जी, जब ये रिलीज होता है स्ट्रेस तो क्या रिलीज होती है, उसके साथ ही एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो होती है ये एनर्जी वेव्स बनाती है जिससे कि अर्थ क्रस्ट जो है वो शेक होने लगता है। तब हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। The point where the accumulated stress gets released within the earth crust is called seismic focus। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये जो है आपका ये सिस्मिक फोकस है, समझे बच्चों। और सिस्मिक फोकस होने की वजह से सिस्मिक फोकस है पॉइंट डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस। अब ये हमारा सिस्मिक फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा सिस्मिक फोकस है। अब इसके ऊपर सीधा जो पॉइंट आया ये यहाँ पर ऊपर, उसको कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं, यानी सिस्मिक फोकस से जो एनर्जी निकलती है सीधी उसी पॉइंट के एकदम अबव में आती है, उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक इज़ मैक्सिमम एट द एपिसेंटर। अब यहाँ पर जैसे आपका जो है कलर चेंज करके बताती हूँ आपको मैं, यहाँ पर ये आपका जो है एपिसेंटर है, तो यहाँ से हम जैसे दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और जैसे जैसे यहाँ से नज़दीक आएंगे तो यहाँ पर एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। यानी आप इतना समझ लीजिए कि एपिसेंटर से हम जितना दूर जाते हैं तो वहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है और इस तरफ में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब ये जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की, इसको किससे काउंट किया जाता है, किससे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है उसको, सिस्मोग्राफ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका एपिसेंटर, ये आपका फोकस पॉइंट है, सिस्मो पॉइंट, या क्या बोला था इसको, सिस्मिक फोकस। ये आपका सिस्मिक फोकस है और ये आपका एपिसेंटर है, ठीक है। और ये जो इससे बनने वाली वेव्स है, ये जो आप देख रहे हैं। अब जैसे जैसे आप अलग डायरेक्शन में जाते जाएंगे, आप इसके एपिसेंटर से जितना दूर जाएंगे इसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, ओके। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये देखिए ये वाला फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं। लुक एट फिगर 1.9। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक डू यू थिंक द सिस्मिक वेव्स रीच एंटायर पोर्शन ऑफ द अर्थ? तो नहीं, यानी कि जो सिस्मिक वेव्स यहाँ पर बताई हुई है आप लोगों को, ये सिस्मिक वेव्स देखिए यहाँ पर एक बनी हुई है। ये क्या सब डायरेक्शन में एक जैसी होगी? नहीं, ये सब डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर आप देखिए पी वेव्स को येलो से बताया हुआ है,
पी वेव्स मतलब क्या होता है? पी वेव्स मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। क्या होता है? प्राइमरी वेव्स। और एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। ओके, तो बच्चों देखो, आपको यहाँ पर बताया हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पी वेव्स है और एस वेव्स, ये जो इनका शेडो जोन है, तो पी वेव का जो शेडो जोन है वो 105 से 140 डिग्री के बीच में, यानी यहाँ पर कोई भी पी वेव्स नहीं आ रही है। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, और ये पी वेव्स इस तरफ भी, यानी प्राइमरी वेव जो है ये शेडो जोन इनका यहाँ पर बनता है। शेडो जोन कौन सी जगह को बोलते हैं? जहाँ पर ये चीज़ यानी ये वेव्स पहुँच नहीं पाती है। तो इसके जो रीज़न होते हैं वो आपको मैं आगे शेडो जोन जब एक्सप्लेन करूँगी तब आपको बताऊँगी। तो ये अभी शेडो जोन आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है पी वेव्स यानी अर्थक्वेक की आपकी जो प्राइमरी जो वेव्स है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। कौन से डिग्री के एंगल से? 105 टू 140 डिग्री एंगल तक के ये नहीं पहुँच पाती है। जबकि हम लोग देखेंगे एस वेव कौन सी है? ब्लैक वाली जो वेव्स है, हम देखेंगे कि ये डायरेक्टली 100.5 से लेकर डायरेक्टली एक दूसरे 100.5 तक के यहाँ तक की ये नहीं पहुँच पा रही है। ओके, यानी इसका शेडो जोन जो है ये नो डायरेक्ट एस वेव्स का बताया हुआ है 105 से 105 पर, और जो पी वेव्स है इसका शेडो जोन है 105 से 140 डिग्री तक के। यहाँ पर आपका एपिसेंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी पी वेव्स और एस वेव्स निकल रही है। पी वेव्स आपकी येलो कलर से इंडिकेट की हुई है और एस वेव जो है ब्लैक कलर से इंडिकेट की हुई है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पी वेव जो है ये 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में शेडो जोन बनाती है, और जो एस वेव्स है इनका शेडो जोन बनता है 105 डिग्री टू 105 डिग्री के बीच में। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अब हम लोग पढ़ेंगे शेडो जोन के बारे में। तो सबसे पहले तो शेडो जोन क्या होता है, यानी अगर आपकी शेडोज आपको दिखाई देती है लेकिन आप वहाँ पर एक्चुअली होते नहीं, यानी शेडो जो होती है, शेडो जोन उन जगह को बोला जाता है जहाँ पर वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। जब हम बोलते हैं रेन का शेडो जोन होता है, और अब यहाँ पर बताया हुआ शेडो जोन किसका? पी वेव्स और एस वेव्स का। तो आप लोगों ने देखा वेव्स विच आर काउस्ड बाय द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जो सिस्मिक वेव्स बनती है ये क्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पी वेव्स, एस वेव्स। ओके, ये जो बनती है, और जो लॉन्गिट्यूड वेव्स बोला है ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं है एक्चुअली। जैसे जितना मैंने जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। सिर्फ दो मेन टाइप होती है वेव्स के, होता है पी वेव्स और एस वेव्स। और पी वेव्स पास थ्रू ऑल मीडियम। पी वेव्स देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पी वेव जो है सभी मीडियम से पास होती है, ऑल मीडियम, वाइल एस वेव्स पास ओनली सॉलिड मीडियम। तो अब अर्थ क्रस्ट के अंदर आप लोगों को मालूम है अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर लिक्विड होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर लिक्विड होता है और सॉलिड होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मेटल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो सिस्मिक वेव्स बनती है यानी एस वेव्स और पी वेव्स, ये जो है इसमें से पी वेव्स है ये सारे मीडियम से चली जाती है, जबकि एस वेव्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से जाती है। इवन द पी वेव्स पास थ्रू ऑल मीडियम्स दे एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन एज दे पास ऑन वन मीडियम टू अनदर। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी ये यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर यहाँ से वापस निकल जाती है। ठीक है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर इसका शेडो जोन बन गया, यानी यहाँ पर पहुँची और फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो गई। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चली तो जाती है लेकिन एक ही मीडियम से क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस। अर्थक्वेक वेव्स को जो है सिस्मोग्राफ्स बहुत जगह पर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अर्थक्वेक को की जो मूवमेंट होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है सारे सिस्मोग्राफ्स में, चाहे कितने भी दूर की ना हो। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक आर नॉट रिपोर्टेड। ऐसे जोन को क्या बोला जाता है? शेडो जोन। जैसे यहाँ पर ये एपिसेंटर है, यहाँ से यहाँ पर
इसका पी वेव्स को फील नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या बोलेंगे, पी वेव्स का शेडो जोन। अभी मैंने आपको समझाया था ये। Such a zone is called the shadow zone. The study of different event reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone. हर टाइप की मतलब अलग डिफरेंट लेवल के इवेंट के अंदर जो अर्थक्वेक के उसके अलग अलग डिफरेंट शेडो जोन होते हैं। Shadow zone of P and S waves. Generally, seismograph located in any distance within 105 degree from the epicenter record the arrival of both P waves and S waves. अगर जनरली जो एक सिस्मोग्राफ जहाँ पर लोकेट है वहाँ से 105 डिग्री तक के वो पी वेव्स और एस वेव्स को रिकॉर्ड कर सकता है। हाउएवर द सिस्मोग्राफिक लोकेटेड बियॉन्ड 140 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ ओनली पी वेव्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 105 डिग्री के बाद जो है एस वेव्स का शेडो जोन शुरू हो जाता है। समझ आया आपको? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 105 डिग्री के बाद में शेडो जोन शुरू हो जाता है किसका, पी एस वेव्स का। और पी वेव जो है 105 टू 140 डिग्री के बीच में जो है रिकॉर्ड नहीं होती है। A zone between 105 and 140 from the epicenter is identified as a zone for both types of waves. The entire zone beyond 105 degree does not receive S waves. अभी आपको बताया 105 to 140 पी वेव्स का शेडो जोन है, 105 to 105 ठीक है, ये एस वेव्स का जोन है। The shadow zone of P waves appears as a band around the earth between 140 degree away from the epicenter. The shadow zone of S waves is larger in extent. तो ये इससे बड़ा होता है। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इसका एक्सटेंट जो है P वेव से के शेडो जोन से ज़्यादा है। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ, इस डायग्राम को अच्छे से समझें तो आप खुद भी एक अर्थक्वेक का जो है बना सकते हैं शेडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक प्रोवाइडेड टू यू if you know the location of the epicenter. अब यहाँ पर आपको बताया है आइसोसिस्मल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। जैसे हम लोग आइसोथर्म के बारे में पढ़े हैं, आइसोबार्स पढ़े हैं। आइसोथर्म क्या होते हैं, जो सेम टेम्परेचर, आइसो का मतलब जो होता है साइंटिफिक टर्म में सेम के लिए यूज़ होता है। तो आइसोसिस्मल लाइन जो होती है ये इमेजिनरी लाइन की ड्रॉ की होती है मैप पे, ताकि वो उन प्लेसेस को कनेक्ट कर सके जिनकी जो अर्थ की इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसी होती है। अब यहाँ पर यह हमको ध्यान क्या रखना है, याद रखना है, The Mercalli scale describes the intensity of an earthquake based on its observed effects. The Richter scale describes the earthquake's magnitude by measuring the seismic waves that are caused by the earthquake. The two scales have different applications and measurement techniques. The energy released is an earthquake of a magnitude 532 times more than a depth of magnitude 4. अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि मर्कली स्केल जो है ये डिस्क्राइब करता है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, इसको जो इफेक्ट्स उसके बेस पे, और रिएक्टर स्केल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाय मेजरिंग द सेस्मिक वेव्स। इसके सेस्मिक वेव्स को ये मेजर करता है और बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दैट आर काउज्ड बाय द अर्थक्वेक। द टू स्केल्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। दोनों ही स्केल्स की जो है एप्लीकेशन और मेजरिंग टेक्निक्स दोनों की अलग अलग होती है। द एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक ऑफ ए मैग्नीट्यूड 5, ये अगर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसकी एनर्जी 32 टाइम मोर होगी 4 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक से। द स्केल व्हाट डज इट मेजर, तो मेर्केली स्केल क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी ये कितना तेज़ है। और रिएक्टर स्केल क्या मेजर करता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि कितना एनर्जी इसके अंदर है। अब मेजरिंग टूल तो इसमें ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है मर्केली स्केल में, और रिएक्टर स्केल में सिस्मोग्राफ को यूज़ किया जाता है। और क्वांटिफिकेशन किससे किया जाता है, क्वांटिफाइड किया जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस, ह्यूमन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों को क्या नुकसान हुआ, कितना हुआ, इन सब चीज़ों से इसको क्या किया जाता है, क्वांटिफाइड किया जाता है ऑब्जर्व करके। और लॉगरिथमिक स्केल से रिएक्टर स्केल में जो है ऑब्टेन किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग लॉगरिथम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। जो वेव्स है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यूनिट क्या होता है,
1, इसका यूनिट स्टार्टिंग 1 से 12 तक होता है, नॉट फील्ड, यानी आया लेकिन इसको फील्ड नहीं किया गया। और 12 डिग्री तक की मतलब इसका 12 यूनिट जो है वो टोटल डिस्ट्रक्शन का है। और इसमें फ्रॉम लेस देन 2.0 टू 10.0 प्लस, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 3.0 रिकॉर्ड अर्थक्वेक जो है ये 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज करता है देन अ 2.0 अर्थक्वेक। तो बच्चों आज के लिए आपको इतना मेरा लेक्चर काफ़ी है। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। ओके, तो कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक और लावा के बारे में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और होप के नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।